सबसे पहली चीज है यहाँ पे एक टॉप व्यू है हॉरिजॉन्टल टेबल का, राइट। टॉप व्यू का मतलब समझते हैं। हॉरिजॉन्टल इधर देखो, टेबल का टॉप व्यू, इसका मतलब समझते हो? इसका क्या मतलब होता है? एमजी, इसमें इस डायग्राम में तुम एमजी ऐसे दिखाओगे, इसका ये मतलब है शायद। हाँ शायद। जब इसीलिए मैंने तुमको प्रणाम किया कि जब क्वेश्चन में तुमको ये नहीं पता कि हाँ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल का, तो उसके बाद तो खैर दूर की बात है सारी चीजें ना। ठीक है, एनीवेज, तो अभी क्या है कि हॉरिजॉन्टल टेबल का ये टॉप व्यू है और रिंग का मास 2m दे रखा है, बॉल का मास है m है। और उसने कह रखा है हमने बॉल को एक वेलोसिटी दे दिया है हॉरिजॉन्टली v0, मतलब ये अलोंग द टैंजेंट है, तो इसको मैंने v0 ऐसा मार्क करके छोड़ दिया है। अब देखोगे तो कांटेक्ट तो होगा ही डेफिनेटली रिंग के और उसके बीच में, और रिंग और उसके बीच में कांटेक्ट होगा तो इसका मतलब रिंग का वेलोसिटी चेंज होता रहेगा और बॉल की भी वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी। बट अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड मास सिस्टम टुगेदर एक साथ सोचूं, तो इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे। और आपको पता है इंटरनल फोर्सेस से कभी भी सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस से ही सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है, चेंज होता है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी कुछ एक आ जाएगी, और वो क्या होगी, v0/3, क्योंकि m v0/3m। तो vcm अगर हम कैलकुलेट करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करें, तो क्या मिलेगा हमें, m v0 डिवाइडेड बाई 3m, दैट बिकम्स v0/3। और ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ये आपकी कांस्टेंट रह जाएगी, क्यों? सिंस f एक्सटर्नल is 0 on combined mass system. Combined mass system. And therefore, locus is a straight line. Locus of COM is a straight line. मतलब ये दोनों ही मासेस अपनी अपने मोशन को चेंज करते रहेंगे, बट सेंटर ऑफ मास अपने मोशन को चेंज नहीं करने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर है रिंग का, तो आप रिंग पे क्या मान सकते हैं, 2m मास। और ये कौन है आपका, m मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा शिफ्टेड टुवर्ड्स दी हैवी मास होगा, तो आपका कंबाइंड मास का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। और ये डिस्टेंस आपकी ऑब्वियसली अब आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आपकी r/3 आ जाएगी, कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल/3 लिख लेंगे। और यहाँ पे आपका ये 2r/3 होगा। और आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई है, v0/3 आई है। आई बात समझ में आपको? तो सेंटर ऑफ मास का लोकस कौन सा होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, ये स्ट्रेट लाइन ही बेसिकली क्या है, उसका लोकस है। मतलब वो इसी लाइन पे क्या होगा, चलता रहेगा। दिस इज दी लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लोकस ऑफ सीओएम, यही है। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर तो हो ही गया। ये आप आराम से कर सकते थे, है ना। ये आप आराम से कर सकते थे, ये तो करना चाहिए था। सेकंड पार्ट उसने पूछा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, अभी ये सीख जाएंगे उसके बाद डिफिकल्ट नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द बॉल पूछा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तुम रिंग और बॉल के बीच का देखोगे, पहली चीज तो ये सोचते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो अनएक्सेलरेटेड, तो पता है हमें। और बॉल का लोकेशन चेंज होगा, बट कैसे चेंज हो रहा है, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेम आगे जा रहा है और उसके ऊपर बॉल क्या होगा, उसके सर्कमफ्रेंस पे स्लाइड करके जा रहा होगा, राइट। तो ये तो बेसिकली रोलिंग से भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। रोलिंग में एटलीस्ट ये तो नहीं, रोलिंग रोलिंग, हाँ ये रोलिंग जैसा ही आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं रोलिंग जैसा ही है, क्योंकि रोलिंग में सेंटर का वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। जब हम साइक्लॉइड पाथ को डिस्कस कर रहे थे तो क्या याद करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट लिया था, और उसका सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट का वेलोसिटी को हम एनालाइज कर रहे थे, तो एक साइक्लॉइडल पाथ में जा रहा था। यहाँ भी वैसे ही कुछ होने वाला है। अगर आप सेंटर ऑफ देखो, टोटल एनर्जी तो सिस्टम का चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, और सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब तुम देखोगे, तो दोनों ही पार्टिकल, मतलब जो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, रिंग का सेंटर ऑफ मास इसको हमने 2m से दिखा रखा है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और जो बॉल है वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बट ये किसके रिस्पेक्ट में, जो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे अपने फ्रेम को फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास पे फिक्स करने से एडवांटेज और भी होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इज अनएक्सेलरेटेड। तो जो भी एक्सेलरेशन आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दिखेगा, वो दोनों क्या होगा, आपका सेम ही होने वाला है। आई बात समझ लो आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो अभी सेंटर ऑफ मास सिंस अनएक्सेलरेटेड है, सिंस COM itself is unaccelerated, itself is unaccelerated, therefore the acceleration of both ring and ball with respect to COM will be same as with respect to
ग्राउंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सो देयरफॉर वी एनालाइज मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एनालाइज मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सीओएम। ठीक है, तो सीओएम की रेस्पेक्ट में अब करते हैं। तो सिचुएशन ये है आपके पास कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे आपका वो बॉल है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, v0/3, और बॉल का वेलोसिटी कितना था, v0। रिवर्ट एंड ऐड करो, कितना मिलेगा आपको, 2v0/3। इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, दिस इज 2v0/3 दिखेगी। ध्यान रखना कि मैं सेंटर ऑफ मास पे ही अपने फ्रेम को रख के कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। ठीक है, फ्रेम इज ऑन द सेंटर ऑफ मास, और जो दूसरा रिंग का सेंटर ऑफ मास है, ये तो m मास था, और ये जो रिंग है 2m मास का, उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, पीछे की तरफ v0/3 दिखेगी नहीं। आई होप आपको बात समझ आ रही है, राइट। अब ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितना है, 2r/3, और ये सॉरी कैपिलर है, ये डिस्टेंस है 2r/3 और ये डिस्टेंस है आपका r/3। अब खुद ही खुद ही सोच के देखो आपको इसमें सिचुएशन कैसा दिखने वाला है। सिचुएशन ये दिखेगा कि m मास जो होगा वो 2r/3 रेडियस के सर्कल में क्या करेगा, चक्कर काटेगा। ये कुछ ऐसा होने वाला है। और जो m मास है अपना, 2m मास है, वो अपना r/3 सर्कल रेडियस के सर्कल में चक्कर काटेगा। ओह सॉरी, उल्टा कर दिया। ये कुछ ऐसा होगा, तो ये थोड़ी देर के बाद अगर लोकेशन आप शो करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा ऐसा, और ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा ऐसा। ये 2v0/3 से चल रहा होगा, और ये v0/3 से चल रहा होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फिक्स कर दिया हमने हमने वहीं पे फ्रेम फिक्स कर लिया। अब इसके चारों तरफ ये लोग चक्कर काटते रहेंगे। अब आप ये चीज सोच सकते हो कि भाई इनके बीच का सेपरेशन कैसे फिक्स है। सेपरेशन तो फिक्स रहेगा ही, क्योंकि ये नोटिस करो कि ये जो पेरिफेरी है और ये जो सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये तो फिक्स है r। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से इंडिविजुअल मासेस का भी डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन से दैट ये यहाँ पे आ चुका है, और फिर ये घूम के आपका कुछ ऐसा जा चुका होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जा चुका होगा, आई गेटिंग इट। बट वो डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ये डिस्टेंस तो हमेशा से मतलब वो r/3 और 2r/3 ही मिलने वाला है। आई बात समझ में। अब काम बहुत ही आसान हो चुका है, देखो कैसे, क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके पास तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वही दे रहा होगा। तो बस अब आपको यही चीज को शो करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स शो कर रहा हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन, और वही नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसको भी कॉन्टैक्ट फोर्स में ये रिएक्शन फोर्स दे रहा, एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो इसकी एक्सेलरेशन से भी आप निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2v0/3। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर, दिस वैल्यू इज 2v0/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 2r/3, राइट। और अगर इसके लिए एक्सेलरेशन लिखना है तो कितनी लिखेंगे, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, v0/3 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r/3। देखिए दैट, एक चीज नोटिस करो, 2m इंटू उसका एक्सेलरेशन और m इंटू उसका एक्सेलरेशन, वो जीरो आ रहा है वेक्टर सम करने पे, और वो आना भी चाहिए क्योंकि नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, m1e1 प्लस m2a2 शुड बी जीरो, और वो आ ही रहा है। आ रही बात समझ में आपको। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, सो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी, किसी एक से भी निकाल लो, दोनों को करने का जरूरत नहीं है, तो m इंटू 2v0/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r/3, ये आंसर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 2/3 ऑफ mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दी रिंग एंड दी हेमिस्फीयर, सॉरी रिंग एंड दी बॉल। ठीक है, देखिए एक और पार्ट कौन सा था, ये भी निकल गया। फिर अब इसने पूछा स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर अ टाइम ऑफ 2πr/3v0। 2πr/3v0 के बाद ये स्पीड ऑफ बॉल कितनी होगी आपको ये फाइंड करनी है। अब इसी डायग्राम को फॉलो करो आप, इसमें ये एंगल अगर आप चेंज करोगे
तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमको ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो ये भी समझ आना चाहिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कितने से, v0/3 से। तो हमें v0/3 और ये जो v0/3 है, इनका क्या करना है, वेक्टर सम ही तो करना है। अच्छा नहीं, v0/3 नहीं, 2v0/3 का वेक्टर सम करना है, क्योंकि बॉल तो यहाँ पे है, रिमेंबर, राइट, है ना। तो इस केस में आपको यस क्या सर। करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू COM, ठीक है। बॉल विथ रिस्पेक्ट टू COM विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ COM। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू COM एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ COM, ठीक है। यही आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कितना एंगल घूमा है। आप ये चेक करो, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, v0/r ही है, चेक करो, दिख रही है आपको। ओमेगा अगर आप फाइंड करोगे, ये ओमेगा तो कितनी है, v0/3/r/3। आप उधर से भी निकालोगे सेम ही आएगा, v0/r ही आएगा, दिख रही है आपको। तो ओमेगा अगर आपको पता है तो ओमेगा से टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कितना एंगल घूम गया, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा फाइंड करनी है आपको, इफ यू नीड दिस थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ओमेगा इंटू टी कर सकते हैं। ओमेगा हमने निकाल लिया, v0/r है, और टाइम उसने दे रखा है 2πr/3 v0। दिस इज 2πr/3 v0। ये क्लियरली आपको दिख रहा है, 2π/3 आ रहा है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री का आ रहा है। तो मतलब 120 डिग्री टर्न कर गया होगा, तब के बाद की बात कर रहे हैं। तो 120 डिग्री टर्न कर गया, सोचो तब का सिचुएशन कैसा दिखेगा आपको। 120 डिग्री टर्न कर गया मतलब यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ से 120 डिग्री घूम गया, ये कुछ ऐसा है। ये आपको बात समझ आ रही है, राइट। दिस वॉज 2v0/3, यहाँ पे भी है 2v0/3 रहेगा। ये आपकी 90 है और ये 30 है, ऑब्वियसली ये भी 30 होगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खुद कितनी है, v0/3। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है बस आपको। आप चेक करो यहाँ पे, इसका कंपोनेंट ले लो, 2v0/3 का कंपोनेंट ले लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, वो कितना आ रहा है, 2v0/3 इंटू cos 60 मतलब हाफ हो गया, ये v0/3 आ गया। और इधर का कंपोनेंट आ गया 2v0/3 इंटू sin 60 मतलब √3/2, ये कट गया। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही है, ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, देखो दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ v0/3 आ रहा है और राइट की तरफ v0/3 आ रहा है, वो दोनों क्या हो गए, कट गए। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ v0/√3 बचा। दिस इज कमिंग आउट टू बी v0/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो v0/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। अब ध्यान देना कि हमने यहाँ पे वेक्टर सम किया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी 2v0/3 थी और CM की वेलोसिटी v0/3 थी, ये तो मैग्नीट्यूड में है, और डायरेक्शन में जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि 2m मास का सबसे बड़ा वेलोसिटी कितना होगा, आप ये बताओ। 2m मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फास्टेस्ट कितना मूव कर रहा है, तो आंसर क्या होता है। 2m मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फास्टेस्ट कितना मूव कर रहा है, आप ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अगेन वेक्टर सम करना है दो वेक्टर्स का, जिसमें एंगल वेरिएबल, मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है। जो रिंग का जो सेंटर है वो कितने से मूव कर रहा है, v0/3 से रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और वो तो फिक्स है। और सेंटर ऑफ मास भी कितने से मूव कर रहा है, v0/3, वो भी फिक्स है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो वेरिएबल है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या होगा, 180 डिग्री घूमने के बाद हो जाएगा। 180 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा, v0/3 प्लस v0/3, तो 2v0/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात समझे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। आप लिख के रख लीजिए। इसमें एक एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐड ही कर देते हैं, चौथा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ये कितनी है, तो इसको लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिंग अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रिंग
with respect to center of mass of system and plus velocity of center of mass. ये वेलोसिटी आपको पता है ये v0/3 का है और ये वेलोसिटी भी v0/3 का है. So therefore velocity of ring, इसका magnitude is maximum when velocity of ring with respect to center of mass is parallel to velocity of center of mass, and therefore after 180-degree revolution, after 180-degree revolution, v0/3 plus v0/3, that becomes 2v0/3. यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी.